हे सेल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और मिड टर्म्स के एग्जाम भी काफ़ी अच्छे गए होंगे। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो है आपका माइंड मैपिंग का सेशन, वो भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो आज पूरी माइंड मैपिंग और सारे कंसेप्ट को इस चैप्टर के रिवाइज करवाने वाली हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे सेशन को अटेंड करो, ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर को आपको अपने एग्जाम के 3 डेज या 4 डेज बिफोर किस टाइप से रिवाइज करना है। और बीच बीच में ये भी बता दूंगी आपको कि किस टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर करना कि स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन अटेंड करते हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को, जो कि है हमारा माइंड मैपिंग का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले पार्ट से, तो हमें पता है कि सेल, हमने क्या पढ़ा था, सेल जो कि हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो भाई, स्ट्रक्चर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी पूरी बॉडी, आर होल बॉडी, वो प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, सब कुछ क्या बना है, सेल से बना हुआ है। तो वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल ओनली। हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सब दे आर द कलेक्शन ऑफ, दे आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा बॉडी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसका बेसिक यूनिट है, हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। तो बात आती है हमारे फंक्शनल की, कि भाई फंक्शनल क्यों बोला जाता है। देखो, एक सेल के अंदर बहुत सारे सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी बहुत सारे लाइफ के प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कैसे प्रोसेसेस, जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है, हमारे न्यूट्रिशन का काम, उस न्यूट्रिशन से डाइजेशन का काम, डाइजेशन से रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे हमारे लाइफ प्रोसेस हमारा एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए इसे हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। इसी के बेसिस पे, इनके फंक्शन के बेसिस पे या नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे आप कह सकते हो ये दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। कैसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब होता है सिंगल। तो भाई एक सिंगल ही सेल आपका सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि अमीबा, ठीक है। अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपके सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। वो रेस्पिरेशन का कह लो, डाइजेशन का कह लो, एक्सक्रीशन का कह लो, सारे के सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद दूसरे आते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या आते हैं आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी का मतलब बहुत सारे, तो आपके एक ही सेल नहीं होते, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने का ही मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। और ये सारे सेल्स ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर के हमारे ऑर्गन्स, और ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम क्या, हमारा एक पूरा फुल ऑन ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हम लोग हो गए। हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम लोग एक सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो अब बात आती है हमारी कि इस सेल को डिस्कवर किसने किया था, इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो भाई अगर डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले हमारे कौन आए थे, रॉबर्ट हुक जी थे। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। ट्विस्ट तो यही था कि उन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था कॉर्क में से 1665 में। मोस्टली ईयर में भी ना पूछा जाए, एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, लेकिन नाम पूछ लिया जाएगा कि आपका रॉबर्ट हुक ने किस टाइप के सेल को डिस्कवर किया था। तो उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने कॉर्क के सेल्स, जो कॉर्क प्रेजेंट होती है ना प्लांट्स में, उन कॉर्क को उन्होंने एग्जामिन किया था अपने उन्हीं उस माइक्रोस्कोप में जो उन्होंने खुद डिजाइन किया था। तो माइक्रोस्कोप भी उनका खुद का डिजाइन किया हुआ था और सेल भी उन्होंने ही डिस्कवर किया था, लेकिन वो सेल क्या था, ट्विस्ट के साथ डेड था, ठीक है। उसके बाद आपके आए थे ल्यूवेन हॉक जी।
ये ल्यूवेनहॉक जी थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले ल्यूवेनहॉक जी थे। उन्होंने पॉन्ड वाटर में से लिविंग सेल को डिस्कवर किया था और ये अप्रॉक्सीमेटली 1674 में उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद आए थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी, ब्राउन मुंडे जी, जिन्होंने हमारे न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस डिस्कवर करने की बात हम नहीं कहेंगे, मतलब न्यूक्लियस डिस्कवर क्या, उन्होंने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अपने रॉबर्ट ब्राउन मुंडे जो ब्राउन मुंडे जो थे उन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। अब भाई न्यूक्लियस क्या होता है, हमारे इसके बाद क्या थे, रॉबर्ट ब्राउन जी थे जिन्होंने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पर्किंजे जी आए थे जिन्होंने क्या था, प्रोटोप्लाज्म टर्म डिस्कवर किया था। क्या बताया था उन्होंने, प्रोटोप्लाज्म एक टर्म बताया था। मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करूं तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर आप मिला दोगे तो उन कंबाइंड फॉर्मेशन को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको किसने डिस्कवर किया था, किसने ऑब्जर्व किया था, पर्किंजे जी ने। पर्किंजे के अप्रोक्सीमेटली उसी ईयर में आए थे शील्डन एंड श्वान जी। कौन आए थे, शील्डन एंड श्वान। इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इन्हीं की डिस्कवरी है, इन्होंने सेल थ्योरी बताई थी। इन्होंने क्या बताई थी, सेल थ्योरी बताई थी। क्या बताई थी इन्होंने, सेल थ्योरी बताई थी। अब सेल थ्योरी क्या बोलती थी, देखो सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स बताए थे इन्होंने। एक तो ये बताए थे कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, और उन्होंने ये बताया था कि हमारे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। लेकिन वो एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो ये कि हमारे जो न्यू सेल हैं, न्यू सेल है या जब से फर्स्ट सेल जो था हमारे अर्थ पे वो कहाँ से डिस्कवर हुआ था, या फिर जो न्यू सेल था हमारा वो कहाँ से अराइज हुआ। उन्होंने बोला कि अचानक से कहीं से सेल आ गया और हमारे ये प्लांट्स और एनिमल्स बन गए। लेकिन ये पॉइंट उनका गलत था, जिसको वो प्रूव नहीं कर पाए थे। उसको प्रूव किया था हमारे किसने, उसको प्रूव किया था वर्चाव जी ने। ठीक है, उसको प्रूव किया था वर्चाव जी ने और दी थी मॉडिफाइड सेल थ्योरी। उनकी सेल थ्योरी करेक्ट थी, उन्होंने जो 2 पॉइंट्स बताए थे वो तो बिल्कुल करेक्ट थे, बस उसमें एक पॉइंट उन्होंने और ऐड किया था वर्चाव जी ने, ये बताया था कि ऑल द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स आते हैं नए वो पुराने सेल से ही मिलकर के बने हुए होते हैं। जैसे कि अमीबा का बोल लो तो अमीबा का जो सिंगल सेल है, पेरेंट सेल है, वही तो डिवाइड होकर के डॉटर सेल बनाता है, तो एक पुराने सेल में से ही तो नया सेल अराइज हो रहा है। तो यही पॉइंट वर्चाव जी ने प्रूव किया था, जो कि सेल थ्योरी में नहीं प्रेजेंट था। तो वर्चाव जी ने जब इसको प्रूव कर दिया था तो उस सेल थ्योरी का नाम रख दिया गया था मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ठीक है, तो भाई यही सब चीजें थी इसमें। अब देखो, एक तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा, उसके बेसिस पे हमारे 2 सेल्स और होते हैं जिसको हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कहते हैं। देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ना यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं इनके सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे आ जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स किस उसका नाम है, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सेल के सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सेल के अंदर जितने भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, रेस्पिरेशन का, प्रोटीन की फॉर्मेशन का, लिपिड की सिंथेसिस का, आपका रिप्रोडक्शन का, ये सब के सब सेल के अंदर जो एक पर्टिकुलर सब सेलुलर स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा होता है उन्हीं को ही हम सब सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का काम लंग्स परफॉर्म करते, ब्रीदिंग का काम लंग्स परफॉर्म करते हैं, डाइजेशन का काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन परफॉर्म करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड और हार्ट सब मिलकर के परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन पर्टिकुलर फंक्शन के बेसिस पे ही हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स को काफी हद तक डिवाइड भी किया हुआ है। तो अगर आप इनका डिवीजन देखेंगे ना, अगर मैं इनका डिवीजन बनाऊं तो ये है ना बहुत ही बेसिक टाइप के सेल्स होते हैं, बेसिक सेल्स होते हैं और काफी स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, और ये लार्ज इन साइज होते हैं, काफी एडवांस। जैसे हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वैसे ही यूकैरियोट हमारे एडवांस्ड सेल्स होते हैं। इसमें सारे के सारे आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होते।
आपके सिर्फ एक कुछ बहुत ऑर्गेनेल ही प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे नहीं प्रेजेंट होते, और वो भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, मतलब उनके आसपास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, क्या लैक करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो भी प्रॉपरली इल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इनका जो इल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, इल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जबकि आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंड, आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपकी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, सब कुछ प्रेजेंट होता है आपके, जबकि प्रोकैरियोट्स में इल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसको हम न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस नहीं बोला जाता, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। इनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो भी काफी एडवांस नहीं होता है, इसे साइटोप्लाज्म में ही ऐसे ही रहता है, फ्लोट करता है, जबकि हमारा जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसका जो आपका क्रोमोसोम या जेनेटिक मटीरियल होता है प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो यही सब बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, अगर आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को बोलोगे तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, इवन अमीबा भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही होता है, क्योंकि उसके पास भी ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन वो होता यूनिसेल्युलर है। ठीक है आपका, तो याद रखना ये चीज। उसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग अपने सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर, जो कि हमारे क्या है, सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है। तो अगर हम सबसे पहली बात करें तो हमारी आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल होती है। क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल होती है। ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको सेपरेट करती है, बीच में एक बॉर्डर की तरह प्रेजेंट होती है, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को और बाहर के एनवायरनमेंट को सेपरेट आउट करती है। और ये कैसी होती है, ये सेमी परमिएबल होती है आपकी। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल वाला टर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक मैंने जितना भी बताया, एक तो आपके डिस्कवरी ऑफ सेल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये दो क्वेश्चंस तो कंपलसरी है, आने ही आने हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। दूसरी चीज आपकी सेमी परमिएबिलिटी की रीजन आपसे पूछे जा सकते हैं कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो भाई सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये कुछ बहुत सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जाने देती है और सेल के अंदर से भी कुछ बहुत ही सब्सटेंस को ये बाहर जाने देती है। तो सबको जाने नहीं देती है, ना ही अंदर आने देती है, ना ही अंदर से बाहर जाने देती है। तो ये सेमी परमिएबिलिटी होती है। जैसे ग्लूकोज और आयंस इनको अंदर एंटर करने देती है, वाटर को एंटर करने देती है, आपकी प्रोटीन्स को एंटर करने देती है, और अंदर से सिर्फ वेस्ट मटीरियल को ही बाहर जाने देती है। ये नहीं कि कोई सेल ऑर्गेनेल जो आपका प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, वो भी सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चला जाए, इसीलिए हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसी के बेसिस पे इसमें ना टोनिसिटी पढ़ी जाती है। देखो, इसी के बेसिस पे ना हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होता है, ये इसमें ना हम ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस चेक करते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ water molecules from high to लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। भाई अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है तो ऑस्मोसिस की भी बात इसी के साथ होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां से पानी हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस प्रोसेस को ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। इस ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ना हमने 3 टाइप के सोल्यूशन डिस्कवर किए हैं। एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, और एक होता है
हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसी में ही आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है ना कि सपोज करो हमने एक बीकर लिया और इसके अंदर हमने अपना सेल रख दिया, ठीक है। सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है लेकिन बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। तो अब एक बात बताओ, पानी हमारा कहां से कहां मूव करने लगेगा? अभी मैंने बताया वाटर मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं, मतलब सेल के अंदर से पानी बाहर जाने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें आपका सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो सेल के अंदर से पानी निकल करके बाहर बीकर में चला जाता है और सेल हमारा बेचारा पिच्चा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम अगर बीकर लेंगे और उसमें सेल डालेंगे तो सेल के अंदर जितना H2 होता है उतना ही H2O आपका बाहर भी प्रेजेंट होता है बीकर के अंदर। तो जितना पानी अंदर से बाहर जा रहा होगा और बाहर से अंदर आ रहा होगा वो इक्वल होता है। सेल के अंदर जितना पानी जाएगा और सेल के अंदर से बाहर जितना पानी आएगा वो दोनों ही इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। ऐसे सोल्यूशन में आपका सेल को कोई नुकसान नहीं होता, सेल का शेप जैसा रहता है वो वैसा ही रहता है। अब बात आती है हमारी हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब जैसे कि मैंने एक ये सेल ले लिया, इसके अंदर H2O का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही डाउन है और बाहर H2O का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। तो अभी हमने पढ़ा कि हमेशा जो मूवमेंट होगा वाटर का हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब बीकर के अंदर पानी ज्यादा है तो पानी बाहर से अंदर मूव करने लगेगा। और ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। और ऐसे सोल्यूशन में हमारा सेल क्या हो जाएगा? मुटल्लो हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। ये होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो भाई इन तीन का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो जरा एक बार इस डिफरेंस को पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब बात आती है हमारे सेल वॉल की, ठीक है। देखो सेल वॉल जो होता है ना आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता। ये प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग का मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होती है आपकी। प्लाज्मा पहले सेल वॉल आएगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, फिर सारे सेल के अंदर के सेलुलर स्ट्रक्चर आएंगे। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये प्लांट की। ये इसको रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। ये क्या प्रोवाइड करती है? इसको रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ये इसको स्ट्रेंथ, सपोर्ट, रिजिडिटी सब कुछ प्रोवाइड करती है। और ये कैसी होती है? जो सेल वॉल होती है ये फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल का मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि कुछ बहुत सब्सटेंस ही बाहर जाएंगे और कुछ बहुत सब्सटेंस ही अंदर आएंगे। ये सारे सब्सटेंस को अंदर बाहर अलाउ कर देती है, ठीक है। सारे सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर अलाउ कर देती है। तो ये क्या होती है? फ्रीली परमिएबल होती है। और क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। रिजिड होती है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, इसीलिए वो इतना टफ, उतना हार्ड होते हैं आपके। और हमारे एनिमल सेल इतने शायद नहीं होते क्योंकि उसमें सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती है। चलो तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल, जो कि क्या होता है हमारा? साइटोप्लाज्म। भाई साइटोप्लाज्म का एज सच कोई फंक्शन नहीं होता है। ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है आपका। फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर आपके सारे सेल ऑर्गेनल सस्पेंडेड रहते हैं। सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सब सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारे दूसरे सेल ऑर्गेनल की, जो कि है हमारा क्या? न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस होता है इसको हम कंट्रोल सेंटर या हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे पूरे सेल के एक्शंस को कंट्रोल करता है। क्या करता है? हमारे सारे सेल के एक्शन को कंट्रोल करता है कि कब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, कब हमारा जो सेल होगा वो डिवाइड होगा, डिवीजन कब होगा, उसमें सेलुलर रिप्रोडक्शन कब होगा। ये सब के सब एक्शन अब हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में आपकी प्रिंसिपल है जो आपके सारे एक्शंस कंट्रोल करती है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वैसे ही सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ये आपका हेड क्वार्टर होता है, आपके
सारे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। साथ साथ में इसमें ऐसे जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं जो डिवीजन के टाइम पे दूसरे डॉटर सेल्स में भी एंटर अप करते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है, डीएनए, क्रोमोसोम्स, ये सब क्या है, आपके जेनेटिक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, मियोसिस डिवीजन परफॉर्म कर रहा होता है, तो यही जेनेटिक मटेरियल आपके बाकी सारे सेल्स के अंदर भी एंटर अप होते हैं डिवीजन करने के टाइम पे, ठीक है। तो अब बात आ जाती है हमारे दूसरे एक सेल ऑर्गेनेल की, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है भाई। देखो न्यूक्लियस के ऊपर आपका एक 4 मार्कर का केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या 3 मार्कर का एक क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियस को हम गिव रीजन का कि व्हाई न्यूक्लियस इज नोन एज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल या न्यूक्लियस इज नोन एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल्स, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब बात आती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो ट्यूब्स और सैक लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, ठीक है। ये ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर्स से बने हुए होते हैं। इनके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स के बने होते हैं, एक होता है आरईआर, है ना, और एक होता है एसईआर। तो आरईआर का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, आर का मतलब रफ और एस का मतलब इसमें स्मूथ हो जाता है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो देखो अब रफ और स्मूथ को है ना हम एक बेसिस पे डिफाइन करते हैं, वो ये होता है कि रफ के अंदर ना, रफ की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो राइबोसोम्स होते हैं इसी की वजह से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और राइबोसोम्स ऐसे सेल और सॉरी और आपके जो राइबोसोम्स होते हैं वो ऐसे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। तो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करवाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, तो ये किसकी सिंथेसिस करवाते हैं, ये करवाते हैं लिपिड की सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाते हैं लिपिड की सिंथेसिस। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें प्रोटीन और लिपिड्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो भाई जब हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा रिन्यू करना होता है या उसको उसमें नए प्रोटीन्स और लिपिड्स ऐड करने होते हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही उनका फॉर्मेशन कर रहा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस कर रहा होता है। चलो तो आ जाते हैं अब हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे, जो कि है क्या, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेनस मतलब इसमें 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स दोनों ही होते हैं। तो अपना ये खुद का प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकता है और इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होता है। तो इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि यह अपना आधा काम खुद परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। दूसरी चीज एक और कि इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या सिंथेसाइज करता है, एटीपी की सिंथेसिस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है हमारा, इसमें हमारा जो खाना हमने खाया होता है उसको ऑक्सीडाइज, हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, जिस प्रोसेस से आपका एटीपी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। भाई अब खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए तो खाते हैं। तो हमारा जो खाने का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना, वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें ऑक्सीडेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, जो आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनाता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे सेल ऑर्गेनेल पे, जो कि है आपका लाइजोसोम्स। अब ये जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स।
और डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आपके, जो कि आपके डाइजेशन का काम परफॉर्म करते हैं, मतलब वेस्ट को एक्सक्रीट करना होता है, वेस्ट को डाइजेस्ट करना होता है, वो करते हैं। कोई फॉरेन इन्वेडर एंटर कर गया, कोई फॉरेन पार्टिकल जो आपके सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको खत्म करने का काम भी लाइसोसोम्स करते हैं। और कभी कभी सेल जो है हमारा, जिनके अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेल क्या हो गया, गलती से खराब हो गया। अब भाई एक सेल खराब हुआ है तो वो बाकी के सराउंडिंग सेल्स को भी खराब कर सकता है। तो ये क्या होते हैं, लाइसोसोम्स उस टाइम पे बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं तो जो हमारा सेल होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए हम इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम्स की सिंथेसिस कौन करता है, हमारा गोल्गी एपैरेटस। अब आ जाते हैं हम दूसरे सेल ऑर्गेनेल पे। अब गोल्गी एपैरेटस की बात करिए तो भाई गोल्गी एपैरेटस पे ही आ जाते हैं, वो होते हैं गोल्गी एपैरेटस। भाई गोल्गी एपैरेटस क्या होते हैं, ये आपके प्रोटीन की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, प्रोटीन की पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग करते हैं, प्रोटीन की पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन की पैकेजिंग और सॉर्टिंग का मतलब होता है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो राइबोसोम्स में प्रोटीन की सिंथेसिस करी। अब वो जो प्रोटीन होता है वो आपका आता है गोल्गी एपैरेटस में। ये गोल्गी एपैरेटस क्या करते हैं, उस प्रोटीन्स को देखते हैं, समझते हैं कि ये प्रोटीन्स को किस प्लेस पे, किस सेल ऑर्गेनेल को हमें देना है या नहीं देना है, सेल के अंदर किस प्लेस को वो प्रोटीन हमें ट्रांसपोर्ट करना है कि नहीं। तो उसकी पैकेजिंग और अलग अलग करके सॉर्टिंग करके उसको फिर आगे ट्रांसपोर्ट आउट कर देते हैं कि किस सेल ऑर्गेनेल को या किस हमारे सेल के अंदर कौन सी प्लेस है जिसको ये प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा काम आपका गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स करते हैं, और यही लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन भी करते हैं आपकी। अब बात आती है राइबोसोम्स की। तो भाई राइबोसोम्स को हम और कुछ नहीं कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं हम इनको। और राइबोसोम्स को कौन सिंथेसाइज करवाता है, राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करवाता है हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है हमारा, उसके अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन होती है और इसमें बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। तो भाई ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना आपका, ये न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, तो अब बात आ जाती है हमारे दूसरे सेल ऑर्गेनेल की, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर परफॉर्म होता है। ये होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। भाई ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। किसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं ना, तो ये डबल मेम्ब्रेनस होता है आपका, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसका इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल कॉइन को हम लोग थाइलाकॉइड बोलते हैं और बहुत सारे स्टैक ऑफ कॉइन को हम लोग ग्रेना बोलते हैं। तो अगर मैं एक सिंगल कॉइन बनाऊंगी तो उसको हम लोग थाइलाकॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड बोलेंगे। और अगर मैंने इसका बहुत सारा स्टैक बना लिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ये आपके जो ग्रेना होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द स्ट्रोमा लैमेले। क्या किससे कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रोमा लैमेले से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, ये जो थाइलाकॉइड होता है इसी की मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो और ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। क्या, हमारा क्लोरोप्लास्ट। और ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही होता है हमारा। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारी किसके ऊपर, प्लास्टिड्स के ऊपर। ठीक है भाई, प्लास्टिड्स जो होते हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक टाइप अभी हमने पढ़ा, क्या था, क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये आपके कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं आपके, मतलब जितना भी प्लांट में कलर्ड वाला पार्ट होता है, जैसे कि रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, तो आपके जो
टमाटो बोल रही हूँ, टमाटर जो होते हैं, टमाटो जो होते हैं रेड कलर के होते हैं, ब्रिंजल जो होता है पर्पल कलर का होता है, या फिर आपके फ्लावर्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो उनको कलर इंपार्ट करने का काम क्लोरोप्लास्ट वाला प्लास्टिड करता है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे पिगमेंट्स, ज़ेंथोफाइल्स, कैरोटेनॉइड्स, ये करके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा जो होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। भाई क्लोरोप्लास्ट में तो हमने अभी ही पढ़ा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे ग्रीन कलर का प्लास्टिड भी बोलते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए हमारे जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि उसमें ही ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और एक और प्लास्टिड होता है जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। भाई ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ना, ये नॉन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, इसमें कोई कलर की प्रेजेंस नहीं होती है और इनका सिर्फ एक काम होता है स्टोरेज का, ऑयल के, फैट के स्टोरेज का, प्रोटीन के स्टोरेज का, कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज का, ये सबके स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। प्लांट को अगर कलर प्रोवाइड करना है तो क्रोमोप्लास्ट कलर इंपार्ट करता है, और अगर ग्रीन कलर का आपको कहीं दिख रहा है तो वहां पे कलर कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो ये था आपके प्लास्टिड्स के बारे में, ठीक है, और ये आपके सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब बात आ जाती है आपके दूसरे सेल ऑर्गेनेल की, जो कि क्या होते हैं, वैक्यूल्स। क्या होते हैं, वैक्यूल्स। अब ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और आपके एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। बस बात इतनी सी होती है कि एनिमल सेल्स में क्या था, स्कैटर्ड होते हैं, आपके अलग अलग वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सेल में एक सिंगल वैक्यूल होता है और काफी बड़ा सा होता है, लार्ज साइज वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से प्लांट सेल को रिजिडिटी भी कहीं ना कहीं मिलती है। जबकि एनिमल सेल में जो आपके वैक्यूल्स होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे से होते हैं और अलग अलग होते हैं। जो प्लांट सेल में सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है ना, उसकी एक बार मेम्ब्रेन पूछ ली जाती है कि सिंगल वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल नोन एज, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एनिमल सेल में ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है और वैक्यूल्स का सिर्फ एक काम होता है, वो काम होता है आपके स्टोरेज का। तो ये स्टोरेज कहीं ना कहीं फूड का भी स्टोरेज करते हैं और वेस्ट मटेरियल का भी स्टोरेज कर रहे होते हैं। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये सिंगल होता है, काफी लार्ज साइज होता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग करके स्कैटर्ड होते हैं। अब लास्ट में आ जाते हैं हम लोग अपने सेल डिवीजन के ऊपर, ठीक है, सेल डिवीजन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये सेल डिवीजन जो होता है ये आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस, ठीक है। अब ये जो माइटोसिस होता है ना, ये आपके बॉडी के सेल्स में, जिनको हम सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं, क्या होते हैं, ये आपके बॉडी के सेल्स जिनको हम सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं, उनमें होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब आपका देखो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो एक ये मेरा सेल है, इसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो अगर इसने माइटोसिस वाला डिवीजन परफॉर्म किया तो ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। कितने सेल में, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और ये दोनों ही डॉटर सेल के अंदर क्या होते हैं, 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के। कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, जो किसमें होता है, आपके बॉडी के सेल्स, जिनको हम सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं। अब बात आ जाती है मियोसिस की, जो कि आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है कि जब भी यहाँ पे सेल डिवाइड होगा, सपोज करो एक सेल डिवाइड हुआ, इसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, तो ये पूरा डिवीजन परफॉर्म करके 4 डॉटर सेल्स बनाते हैं, 1 2 3 और 4, और ये चारों ही डॉटर सेल्स में 23 पेयर्स नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ आधे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम। अगर आप 23 पेयर्स को ओपन करोगे तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे आपके। यहाँ पे मैंने पेयर्स लिखा है, ठीक है, पेयर 1 और 1 का एक और पेयर, ठीक है, तो पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम्स हुए। तो ये 46 क्रोमोसोम्स मियोसिस में आधे हो जाते हैं, मतलब सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही रह जाते हैं, इसीलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपके गैमीट्स में होता है। गैमीट्स मतलब जो टेस्टिस और ओवरी है आपकी, जो मेल और फीमेल गैमीट फॉर्मेशन कर रही होती है, सिर्फ उनमें ही होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में ही होता है। मियोसिस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आपके गैमीट की फॉर्मेशन होती है और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से ये सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं, पेयर्स नहीं रहते हैं, सिर्फ क्रोमोसोम्स रहते हैं। ठीक है आपके, तो ये डिफरेंस होता है आपका मियोसिस और माइटोसिस में। ठीक आया समझ में? तो आई होप आप सबको पूरा का पूरा ये माइंड मैपिंग के थ्रू समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो अब जो कंफ्यूजन होगी वो आपको इस चैप्टर के रिवीजन के थ्रू मतलब दूर हो जाएगी। और अगर किसी को ये चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और साथ में अगर आपको चैनल के जितने भी नोटिफिकेशन है या मैम से रिलेटेड जितने भी सेशंस अटेंड करने हैं वो भी जानने, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और अगर आपको मैम को फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो आउट कर सकते हो, खुशबू-भाटिया। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते अपने नेक्स्ट ऐसे ही अमेजिंग सेशन में। तो सेशन पसंद आया हो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो बाय बाय एंड टेक केयर।